स्थान से राजस्थान में एंटर होती है। इस स्थान का नाम है जोरासीगढ़, जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ और तहसील पूछे तो भैंसरोड। ठीक है, ये यहाँ जोरासीगढ़ से राजस्थान जिसका प्रवेश हो गया, आ गया ये यहाँ पे भैंसरोड। कौन आ गया? ये भैंसरोड। इस भैंसरोड में इसकी आप जानते हैं सहायक नदी आकर मिलती है और इस सहायक नदी का नाम क्या होता है? बामनी नदी। कौन नदी? बामनी नदी। ये इसकी एक सहायक नदी आकर इसमें मिल जाती है, बामनी नदी। यहाँ से ये 5 किलोमीटर आगे चलती है। कितना? 5 किलोमीटर आगे तहसील वैरवनी है, भैंसरोड तहसील, और यहाँ से ये 5 किलोमीटर आगे एक जलप्रपात बनाती है और इस जलप्रपात का नाम रखना है शूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शूलिया जलप्रपात। ये बनाती है 18 मीटर। कितना? 18 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है राजस्थान का वो चूलिया जलप्रपात है। चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। ऊंचाई इसकी 18 मीटर है। यहाँ से ये नदी आगे चलती है, ये कोटा जिला आ जाता है। कौन सा जिला? कोटा जिला आता है और इसी कोटा में होते हुए यहाँ एक स्थान पड़ता है। इस स्थान का नाम है नौनेरा। कौन सा स्थान? नौनेरा स्थान। इस नौनेरा स्थान का एक इसकी सहायक नदी आकर मिलती है, काली सिंध नदी। ये काली सिंध नदी आकर इसमें मिल जाती है कोटा। ये यहाँ से बूंदी में भी चलती है, ये बूंदी में और बूंदी में चलती है। तो ये बूंदी में लाखेरी के पास में इसमें एक नदी आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम होता है मेरी नदी। कौन सी नदी? मेरी नदी आकर इसके बूंदी जिले में मिल जाती है और ये यहाँ पे इसका सबसे बड़ा, ये लाखेरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ये लाखेरी को आगे बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे पड़ता है केसराय पाटन। क्या पड़ता है? ये केसराय पाटन। ये के पाटन, ये जो के पाटन है, इस के पाटन को इसका सबसे गहरा तल, सबसे गहरा तल भी कहा जाता है और चौड़ाई वाला सबसे ज्यादा चौड़ाई इसकी यही है, सर्वाधिक चौड़ाई। क्या कोटा आएगा ना? बोले भाई बूंदी क्या उधर अंतर्राज्यीय सीमा बना ली है क्या? बूंदी अंतर्राज्यीय सीमा बना ली है। अब वो होता है, देखो इधर सुनो मेरी बात, इधर सुनो। एक ये राजस्थान का नक्शा, मैं यही चीज आपको पहले समझा रहा था। ये राजस्थान का नक्शा, बात ये यहाँ वाली, ध्यान से सुनना। ये चंबल नदी स्टार्टिंग हुई यहाँ से गई। अब यहाँ पर तो बॉर्डर पे तो सबसे पहले तो ये तो कोटा ही है, ये तो क्या है? कोटा है। और इस कोटा से सटी हुई यहीं पर भी आप राजस्थान के नक्शे में देखेंगे तो ये बूंदी है। तो प्रवेश को कहाँ किया इसने? कोटा में। भाई बूंदी इधर अंतर्राज्यीय सीमा पर टच हो रही है, लेकिन ये कोटा में प्रवेश किया, लेकिन कोटा से ये यहाँ पे बूंदी आ गई। अब यहाँ पे बोले या बूंदी को भी लिख सकते, वैसे तो यहाँ पे सर्वप्रथम कोटा को लिखेंगे पहले तो, लेकिन यहाँ से ये दोनों जिलों की सीमा बढ़ानी है तो बूंदी को लिखे चाहे कोटा को लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की सीमा बढ़ानी है, दोनों की बॉर्डर बढ़ानी है ये यहाँ पे। तो इस वजह से चाहे बूंदी लिखे पहले चाहे कोटा लिखे, प्रवाह दोनों जिलों के अंदर है, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एंटर करेंगे तो एंटर यहाँ पे ये हमारी भैंसरोड तहसील पड़ती है। अब इस तहसील के बाद में यहाँ पर हमारा कोटा ये कोटा की थोड़ी सी नामांतर की सीमा पे जाने के पश्चात ही बूंदी भी बोले लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये बूंदी के केसराय पाटन में इसके सबसे गहरा तल है, सर्वाधिक इसकी चौड़ाई है, सबसे बड़ा पार्ट इसको यहीं पे बोला जाता है कि चंबल नदी का सबसे गहरा पार्ट या सबसे चौड़ाई वाला पार्ट जो वो है वो केसराय पाटन बूंदी में है। ये केसराय पाटन से आगे चले तो
थोड़ा आगे चलने के पश्चात लाइब्रेरी के पास में कौन सी नदी मिल गई है, फेस नदी मिल जाती है। वापस कोटा आ जाता है, यहाँ से क्या कर लेना, फिर आप यूँ कहोगे कि आप कोटा को 2-2 बार 3-3 बार लिख रहे हैं। वापस ये यहाँ से वापस कोटा आ जाता है, कोटा के बाद फिर ये यहाँ से सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। तो अब क्या मैं 2 बार कोटा लिखूंगा, सीधे नीचे 2 बार, ठीक है। कोटा में प्रवेश करवा दिया, बूंदी में आ गई। अब चाहे बूंदी को थोड़ा सा यहाँ से यूं भी करके लिख सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों के मध्य सीमा में निर्धारण करनी है। इसमें क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, चंबल नदी कौन से 2 जिलों की सीमा का निर्धारण करती है, तापी की सीमा का निर्धारण करती है, क्योंकि नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार का। 2 राज्यों की सीमा का तो निर्धारण कर ही रही है, राजस्थान की मध्य प्रदेश की सीमा का। यहाँ से जब ये इस बाउंड्री पे जाएगी तो इधर तो मध्य प्रदेश इधर राजस्थान है, तो इन दोनों राज्यों की सीमा का तो ये निर्धारण कर ही रही है। लेकिन अगर जिले में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से जिलों का निर्धारण नदी के द्वारा किया जाता है, कोटा और बूंदी जिलों की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। आगे चले, आगे आ जाता है सवाई माधोपुर। कौन आ जाता है, सवाई माधोपुर आ जाता है। और सवाई माधोपुर में इसमें एक नदी तो आपको याद रखनी है, कौन सी नदी, पार्वती नदी। कौन सी नदी, पार्वती नदी। और ये पार्वती नदी बलिया नामक स्थान पर मिलती है। आप ध्यान से ये बलिया नामक स्थान पे पार्वती मिल गई। इसी पार्वती के पश्चात यहाँ पे सवाई माधोपुर में आगे चले तो यहाँ स्थान आ जाता है हमारा एक, इसका नाम होता है रामेश्वर। कौन सा स्थान, रामेश्वर नामक स्थान आ जाता है। इस रामेश्वर में एक तो आकर मिल जाती है, इसमें इधर की साइड से तो नदी आकर मिल जाती है, और ये इधर से नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम होता है सीप। और इस रामेश्वर नामक स्थान को चंबल, बनास, सीप का नाम से इसको जाना जाता है। आगे चले, यहाँ रामेश्वर से आगे निकलने के पश्चात आगे तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है। सवाई माधोपुर के पश्चात ये चली करौली में, इसमें करौली जिले में। फिर ये चली धौलपुर जिले में, इसमें ये धौलपुर जिले में चली गई। धौलपुर में बढ़ती हुई आगे ये आ गया यहाँ से यूपी में प्रवेश, इसमें यूपी में प्रवेश हो जाता है इसका। हमारे धौलपुर के राजाखेड़ा लास्ट बाउंड्री पे है, यहाँ से लास्ट बाउंड्री को हमारी क्या है, जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, सबसे पूर्वी बिंदु। अब बताओ आपने क्या याद किया, राजाखेड़ा बिल्कुल थोड़ा याद में जो हमारे बिल्कुल पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है वहां पे है, वहां तक ये नहीं जाएगी, यहाँ से घूम जाती है, ठीक है। तो हमारा सिराना यहाँ पे चला गया, इसीलिए इसलिए बोला जाता है राजाखेड़ा। इस राजाखेड़ा से ही इसकी बाउंड्री से ये यूपी में प्रवेश कर जाते हैं, और यूपी में प्रवेश करने के पश्चात इधर से नदी आ रही होती है, कौन सी नदी, यमुना। इस यमुना में ये प्रवेश कर जाती है। और इस स्थान का नाम यहाँ पे बना है मुरादगंज। ये मुरादगंज नामक स्थान है, इटावा जिले में पड़ता है। इसमें पड़ता है, इटावा जिले में पड़ता है। यहाँ पे आके किसकी गिर जाती है, यमुना नदी में गिर जाती है। चंबल किसकी सहायक हो जाती है, यमुना की सहायक हो जाती है, ठीक है। बांध वगैरह में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दिया। मैं इसमें बांध का अलग से चैप्टर पढ़ाता हूँ। इसमें बांध जो होंगे वो एक यहाँ होगा गांधी सागर बांध, एक यहाँ होगा राणा प्रताप सागर बांध, एक यहाँ पे होगा साबरमती की जो सीमा चल रही होती है, इस सीमा पे होगा वो जवाहर सागर, और जो कोटा होता है कोटा पे होगा कोटा बेरा। 4 बांध इसमें होंगे। आपको ये वाली जगह भी ध्यान होना चाहिए, ये जो कोटा से यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली, ये मैंने आपको बताया था, ये बीहड़ वाली डाकू एरिया, डाकुओं की शरण स्थली क्या है ये, डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली। और ऐसी जो जगह है जिसको कहा जाता है अवनाली का अपर्दन। क्या कहा जाता है, अवनाली का अपर्दन। समझा दिया था मैंने इसको विस्तार पूर्वक तीनों शब्दों को। अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक कौन सी नदी करती है, उत्थान सर्वाधिक कौन सी नदी बनाती है, तो वो चंबल नदी बनाती है, उत्थान। और
अपरदन सर्वाधिक विघटनों का निर्माण करती है, कौन सी नदी करती है? चंबल। तो ये क्या है? अवनालिका अपरदन। इन्हीं में जो बिगड़ी हुई वेटलैंड टोपोग्राफी, बिगड़ी हुई जमीन है, उबड़-खाबड़ जमीन है, उसको कहा जाता है उत्तान भूमि। और इस उबड़-खाबड़ भूमि पे जो गहरे जंगल विकसित हो गए हैं उनको कहा जाता है बीहड़। तो ये यहाँ कोटा की बॉर्डर से, जैसे हमारा पठार लास्ट होता है, कोटा की बॉर्डर से क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार का अवनालिका अपरदन, उत्तान भूमि बनना और बीहड़ भूमि बनना, ये स्टार्ट हो जाता है, तक जाता है लगभग 480 किलोमीटर के समथिंग लंबाई में ये बीहड़ फैले हुए हैं। सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार पूछा जाए तो हमारे सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक उत्तान भूमि, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कौन से जिले के अंदर है? तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। अब देखो, आपको सबसे पहले तो जैसे आप नदी लिखना स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, पहले समझ लेना, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। अब आपको इसकी मेन जानकारी कैसे लिखना होगा, जैसे आप यहाँ लिखेंगे चंबल, ठीक है, चंबल कैसे लिखेंगे इसको? उद्गम जनापाव पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? जनापाव की पहाड़ी। और ये पड़ती है ये यहाँ डायग्राम में आपको पढ़ने में मिल ही जाएगा कि विंध्याचल पर्वत लोह के दिग्गज जनापाव की पहाड़ी। प्रवाह, ये प्रवाह लिखेंगे हम। और प्रवाह सबसे पहले राज्यों में बताइए कि कितने राज्यों में प्रवाहित हो रही है? 3 राज्यों में। मध्य प्रदेश से निकली, मध्य प्रदेश में बह रही है, राजस्थान में बह रही है, फिर उत्तर प्रदेश में बह रही है। 3 राज्यों में प्रवाह हुआ कि नहीं हुआ? 3 राज्यों में ये ठीक है। राजस्थान में प्रवाह, राजस्थान में प्रवाह, तो राजस्थान में प्रवाह इसका चित्तौड़गढ़, ये कोटा, ये बूंदी, ये सवाई माधोपुर, ये करौली और ये ढोल, ठीक है। कितने जिलों के अंदर? एक बार इसके विसर्जन से उद्गम की ओर जिलों का क्रम पूछा था, ध्यान रखना। एक बार बहुत सारे चक्कर पड़ गए थे कि यार कैसे जिनको सिस्टम से आती है, तो एक बार उधर विसर्जन से उद्गम की ओर जिलों का क्रम जमाइए, ये पूछा गया क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, तो उनको इस तरीके से जमाना होता है, ठीक है। तो जिलों में प्रवाह, राजस्थान में तो कितने जिलों में प्रवाह? इसका 6 जिलों में। दूसरी बात इसमें लिखते हैं सहायक नदियां, इसलिए सहायक नदियां, सहायक नदी ये कोई मायना नहीं रखती है कौन सी नदी कौन सी जगह पे मिल रही है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि नदियों में क्या होता है कि आज यहाँ से मिल रही है, आज इस स्थान पे मिल रही है, हो सकता है अगर उस नदी में कुछ ज्यादा मात्रा में पानी आने लग जाए, बाढ़ के कारण या फिर मार्ग में परिवर्तन, नदियां मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन भी कर देती है। कैसे परिवर्तन कर देती है, ध्यान से समझना। नदी बह रही है, नदी आप जानते हैं सर्पाकार स्थिति में बहती है, कैसी स्थिति में? सर्पाकार, इसी तरीके से नदी बहती हुई जाती है। अब क्या होगा कि ये नदी जैसे ही बहती हुई जा रही है, जो सर्प के आकार में बहती हुई जा रही है, ये क्या करेगी, यहाँ से जो इस नदी में पानी जाएगा तो ये ज्यादा पानी होने की वजह से यहाँ कटाव करेगी, नहीं करेगी? इस जगह पे ये पानी कटाव करेगा, नहीं करेगा? तो ये इस जगह पे कटाव होता 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 यहाँ से यूं बढ़ने लग जाती है, ये कटाव होते होते यूं बढ़ने लग जाती है। ज्यादा पानी आएगा, बरसात के दिनों में ज्यादा कटाव करेगी तो इस जगह को तोड़ती हुई चलेगी, इस जगह को तोड़ती हुई चलेगी, फिर यहाँ से भी पानी चलने लग जाएगा। अब यहाँ से भी ये उठेगी तो यहाँ से भी उठेगी तो यहाँ से घुमाव लगेगा ना, घुमाव के कारण यहाँ भी ये काटना स्टार्ट कर देगी, इस भाग को भी बहुत चौड़ाई में बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। एक समय ऐसा भी आता है, एक समय ऐसा भी आता है कि इस भाग में और इस भाग में बहुत कम दूरी रह जाती है, इस भाग में और इस भाग में बहुत कम दूरी रह जाती है, तो किसी समय में बहुत ज्यादा स्पीड में पानी आ जाने की वजह से, जैसे पिछले साल बाढ़ आई, तो ऐसे समय में ये नदी यहाँ से इतने घुमाव में न जाके
झीली रह जाती है, इस झीली को काट के डायरेक्टली बढ़ने लग जाती है। अब जो डायरेक्ट बढ़ने के पश्चात बोले तो यहाँ से बह रही थी, लेकिन अब यहाँ से डायरेक्ट बढ़ने लग गई, तो इस प्रकार यहाँ पे पानी का भरा हुआ स्रोत रह जाता है, जिसको कहा जाता है गोपुर झील। क्या कहा जाता है? गोपुर झील बढ़ जाती है इस प्रकार की। ये गोपुर झील रह जाती है, ये इस नदी का पुराना रास्ता था और इस नदी में नया रास्ता ये वाला बना है। तो हो सकता है पहले यहाँ पे किसी में मिल रही हो, अगली बार में किसी दूसरे स्थान पे जाके हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ध्यान रखना है, ये जो नाम है ना, जैसे कोई बलिया है, कोई नोनेरा है, कोई लागी है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, तो इन पे ज्यादा यूज करना है, क्योंकि वहाँ पे इन स्थानों को आज तक कभी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। याद रख लेना कि कौन से नदी कौन से स्थान पे मिलती है, त्रिवेणी संगम होगा जरूर आप याद रखना। तो सहायक नदियों के बारे में हम लिखेंगे, तो एक तो सहायक नदी बामनी देखिए, कौन सी देखी? बामनी नदी इसकी सहायक है। इसके अलावा काली सिंध इसकी सहायक है, काली सिंध। इसके अलावा मेज नदी इसकी सहायक है। मेज में आप जानते हैं कुरेल नदी का पानी भी आता है। मेज में किसका पानी आता है? कुरेल का। तो कुरेल को भी चंबल की भी सहायक कर सकते हैं या मेज की भी सहायक कर सकते हैं। मेज स्वयं चंबल की सहायक है, तो यहाँ पर कुरेल नदी का भी नाम ले सकते हैं। ये कुरेल नदी मेज की हुई, लेकिन जब अपन अगर मेज को अलग से पढ़ते हैं तो मेज की सहायक भी पढ़ते हैं। ध्यान रखना, आप जब भी बड़ी नदियां पढ़ेंगे, जैसे गंगा नदी पढ़ रहे हैं तो गंगा की सहायक में हम चंबल को भी मानेंगे, भले से वो यमुना की सहायक है, लेकिन चंबल का अंतिम रूप से पानी तो किसमें जा रहा है? गंगा में जा रहा है। क्या अपन कुरेल नदी को गंगा की सहायक मान सकते हैं? कुरेल नदी को गंगा की सहायक मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि गंगा में अंतिम रूप से कुरेल का पानी जा रहा है। तो ये सहायक नदियों में आप भले से मत लिखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे होता है ज्योग्राफी के अंदर कि कोई सहायक कोई नदी है, वो किसी दूसरी नदी में मिल रही है, फिर वो नदी किसी में मिल रही है, तो उस नदी की सहायक नदी उसको भी माना जाएगा कि उसी में इसका पानी अंतिम रूप से जा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बामनी नदी इसकी सहायक नदी है, काली सिंध इसकी सहायक नदी है, मेज नदी इसकी सहायक नदी है, पार्वती इसकी सहायक नदी है, पार्वती। इसके अलावा सीप इसकी सहायक नदी है, बनास इसकी सहायक नदी, बनास इसकी सहायक नदी इत्यादि कर सकते हैं। हाँ, कोई छोटी मोटी और भी कोई इसमें छोटे मोटे नदी नाले वगैरह कई सारे मिल सकते हैं। स्थानीय नदियां मिल सकती है। स्थानीय नदियां कोई छोटे मोटे गांवों के आसपास अगर कोई छोटे मोटे नालों के रूप में, अब गांव वाले क्या होते हैं के नाम बांट देते हैं, भले से वो नाला ही होता है, नाले का पानी भले से खेतों का पानी पानी उसमें जाए, लेकिन ये सब हमारे गाँव की सुविधा है। गाँव को बढ़ाने के लिए भले से खाल का पानी आ रहा हो, लेकिन ये सब कोई अगर चल जाएगा ना स्पेशल जानकारी के लिए, गाँव वाले इसे बड़ा चढ़ा के उसकी बात करेंगे, ये सब प्राचीन ऐसी नदी थी, ऐसा था, वैसा था, ऐसा होता था, भले से वास्तव में होता ही नहीं था, लेकिन ऐसा होता था ग्रामीणों के अनुसार। तो फिर कोई नया आदमी, अब जैसे कोई गाँव वाले से तो गाँव वाला थोड़ी कहेगा है ना, ये चलेगा, लेकिन कोई स्पेशल व्यक्ति चल जाए तो उसको इसी तरीके से जानकारी मिलेगी, पता चलेगा। किसी मंदिर के लिए पूजने चले जाए, भले से वो ग्रामीण गाँव वालों ने भले से 5-4 साल पहले बनाया हो और कोई मूर्ति लगा दी हो, लेकिन ऐसा बखान करेंगे यहाँ ऐसा काम होता है, यहाँ दूर से आते हैं, यहाँ सब दूर से आते हैं, कितना पुराना मंदिर है, बड़ा चला की बात करना वो वाली बात है। तो स्थानीय कुछ नदी नाले वगैरह छोटे मोटे इसमें मिल सकते हैं। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। नेक्स्ट बात इसकी लंबाई, कुल लंबाई, ये कुल लंबाई, तो कुल लंबाई है इसकी 966 किलोमीटर। दूसरी बात राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई है इसकी 135 किलोमीटर। ठीक है, नदियों की लंबाई से संबंधित ज्यादा जानकारी आपको याद नहीं रखनी है, भले से वीडियो नहीं करो आप, मतलब वो कोई भी बात में समझा तो आपने सोचा कि इनको नहीं आती होगी जिस वजह से वीडियो कर रहे हैं, लेकिन मित्रों लंबाइयां नहीं पूछी जाती है। मैं हर एक नदी की लंबाई लिखाऊंगा, आपको टेंशन
जो भी नदी बढ़ाऊंगा हर नदी की लंबाई लिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, चंबल, बनास, लूनी, माही, घग्गर, राजस्थान की केवल 5 नदियों की लंबाई ध्यान रखनी है आपको, और किसी नदी की लंबाई ध्यान नहीं रखनी है। मैं लिखाऊंगा सभी की, लेकिन क्या कह रहा हूँ, चंबल, बनास, माही, लूनी और घग्गर, ये 5 ही नदियों की लंबाई आपको ध्यान रखनी होगी। तो राजस्थान की लंबाई कितनी है इसकी, 135 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करती है, अंतरराज्यीय सीमा, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। कितनी, 241 किलोमीटर की राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन एक कंडीशन और है, 243 किलोमीटर भी यहाँ पे ये अंतरराज्यीय सीमा संबंधित रहेगा। लेकिन जब अगर पूछ लिया जाए, ये वाली कंडीशन देख रहे हो आप, यहाँ से देखो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ जहां तक ये मध्य प्रदेश समाप्त हो रहा है वहां तक तो दोनों राज्यों की सीमा 241 किलोमीटर बनाती है। लेकिन यहाँ से आप जानते हैं कि यूपी की सीमा स्टार्ट हो जाती है धौलपुर में, और 2 किलोमीटर ये यूपी के साथ की सीमा बना के बढ़ती है। तो ये तीनों राज्यों की अगर अंतरराज्यीय सीमा बढ़ाने को पूछ लिया जाए तो 243 किलोमीटर होगा। अगर तीनों राज्यों के प्लस में पूछा जाए तो 243 किलोमीटर होगा। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त पूछा जाए तो कितनी होगी, 241 किलोमीटर। तो दूसरी बात में ये राजस्थान प्लस एमपी और प्लस यूपी की तीनों की जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है वो बनाती है 243 किलोमीटर। तो राजस्थान मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तीनों की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है 243 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या रहेगी, इसकी विशेषताओं नक्शे को मिला है ना, चलो पहले डायग्राम को उतार लो, थोड़ा इसको उतार लो, फिर वही तो लिखवानी है इसमें। सबसे गहरा तल केसराय पाटन, चौड़ा पाट केसराय पाटन, है ना। और राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी, सर्वाधिक अवधानी का आपूर्ति करने वाली, सर्वाधिक प्रकाश बनाने वाली नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, है ना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या आएगा, चंबल नदी, ठीक है। वहां से गंगा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक तो हुगली के रूप में और एक पद्मा के रूप में। तो हुगली तो पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और पद्मा बांग्लादेश में मिल रही है।